जय हिंद। कैसे हैं? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे। आज के करंट अफेयर के साथ मैं हाजिर हूं और हम लोग 2 दिन का करंट अफेयर इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के माध्यम से कवर करेंगे, संडे और आज का। और ये पूरा कवर हो जाएगा आपका पूरा। इसके संबंधित जीके के सवालों को भी हम देख लेंगे। चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं पहला सवाल। पहला सवाल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को प्रदान किए गए नवीनतम ग्रेट प्लेस टू वर्क प्रमाणन की वैधता अवधि क्या है, ये पूछा जा रहा है इसमें। तो ग्रेट प्लेस टू वर्क ये प्रमाण पत्र किसको दिया गया? सेल को दिया गया। एक तो ये आप तैयार कर लीजिए, है ना। और ये लगातार तीसरे साल दिया गया है, लगातार तीसरे वर्ष ये दिया गया है। एक चीज तो आपको ये तैयार होनी चाहिए। और दूसरा ये है कि ये प्रमाण जो दिया गया है ये कब तक वैलिड रहेगा? तो फरवरी 2026 से लेके फरवरी 2027 तक ये वैलिड रहेगा। ये एक महारत्न कंपनी है। कैसी कंपनी है? ये एक महारत्न कंपनी है। महारत्न कंपनी सबसे जो शीर्ष कंपनियां होती हैं उनको ये दर्जा दिया जाता है। और ये पीएसयू पब्लिक सर्विस यूनिट है ना, पब्लिक सेक्टर, एक्सट्रीमली सॉरी, पब्लिक सेक्टर यूनिट है। और इसका जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना 1954 में हुई थी। ठीक है। प्रमाणन प्राप्त करने के लिए ट्रस्ट इंडेक्स सर्वेक्षण में कर्मचारियों की कम से कम 70% सकारात्मक प्रतिक्रिया अनिवार्य होती है। 70% अगर लोग पॉजिटिव प्रतिक्रिया नहीं देंगे तो ये नहीं हो पाएगा। तो ये एक बड़ी बात है कि यहाँ के कर्मचारी प्रसन्न है, खुश हैं। अगला प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 की पृष्ठभूमि में भारत की ग्रामीण रोजगार नीति में महत्वपूर्ण बदलाव के प्रतीक के रूप में कौन सा अधिनियम लागू किया गया है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। और इसका सही आंसर हो जाएगा बीबीजी रामजी अधिनियम 2025। इसके बारे में पहले भी हमने बात की है। पहले हमारे यहाँ मनरेगा चलता था। मनरेगा जो था, पहले नरेगा था, मनरेगा बाद में इसका नाम कर दिया गया था। नरेगा की शुरुआत 2005 में की गई थी, तब ये रोजगार गारंटी कार्यक्रम था। बाद में इसका नाम मनरेगा हो गया। ठीक है। अभी 25 में इसका नाम बीबीजी रामजी हो गया है। ग्रामीण आर्थिक ढांचे को आधुनिक बनाने से ये संबंधित है। और ये अधिनियम प्रारंभिक जो मनरेगा मॉडल है उससे आगे बढ़कर कौशल विकास और आजीविका विविधीकरण पर जोर देता है। सर्वेक्षण के आंकड़े कहते हैं कि वित्त वर्ष 2025 में ग्रामीण कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़कर 58.1% हो गई है। यानी कि पुरुषों से ये ऊपर निकल गई है। अभी इसमें 125, मनरेगा का मुख्य उद्देश्य था 100 दिन का, और अभी इसमें क्या किया गया है? 125 डेज का कर दिया गया है दायरा। लेकिन अब यहां पर ध्यान रखिएगा कि सेंटर और राज्य के बीच में, ये स्टेट है और ये आपका सेंटर है, इसके बीच में जो धन का वो हिस्सा बंटवारा है वो 60 और 40 के उसमें कर दिया गया है। तो ये ध्यान रखना है आपको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। एक फैक्ट ये कार्यबल वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल आपके सामने है, नई दिल्ली में आयोजित भारतीय नौसेना और जापान समुद्री आत्मरक्षा बल के बीच में द्विपक्षीय स्टाफ वार्ता के 11वें संस्करण की सह अध्यक्षता किन अधिकारियों ने की? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, किसने की है? तो ये रियल एडमिरल श्रीनिवास मद्दुला और रियल एडमिरल तोशियुकी हिराता, एक इंडिया के और यहाँ के तोशियुकी हिराता। कहाँ पर आयोजन हुआ है ये इंपॉर्टेंट है। तो ये नई दिल्ली में आयोजन हुआ है। भारतीय नौसेना और जापान समुद्री आत्मरक्षा बल वहां पे बोलते हैं इसको, इन दोनों के बीच में हुआ है, द्विपक्षीय वार्ता है। 29 जनवरी को ये हुई है। ठीक है। तो श्रीनिवास मद्दुला इधर से और वहां के तोशियुकी हिराता ने पार्टिसिपेट किया है। उद्देश्य क्या है? हिंद महासागर और प्रशांत जो क्षेत्र है, प्रशांत और हिंद क्षेत्र में सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा करना और परिचालन सहयोग को बढ़ावा देना। जापान का जो समुद्री आत्मरक्षा बल है JMSDF, ये मुख्य नौसैनिक इकाई है यहाँ की, और भारत के साथ जिमैक्स जैसे युद्धाभ्यास में ये पार्टिसिपेट करती है। जिमैक्स ये युद्धाभ्यास होता है ना, तो भारत और जापान के बीच में। और दोनों राष्ट्र आपको पता है क्वाड गठबंधन के माध्यम से एक स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र की अवधारणा को साझा करते हैं, ये भी आपको पता है। अगला जो प्रश्न है, 31 जनवरी से जम्मू
कला केंद्र में सारस मेला के विस्तृत संस्करण का आयोजन, सारस मेले के विस्तृत संस्करण का आयोजन किस विशिष्ट संगठन के द्वारा किया गया? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। किसके द्वारा ये किया गया है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये किया गया है JKRLM के द्वारा। JKRLM यानी कि जम्मू कश्मीर ग्रामीण आजीविका मिशन, रूरल लाइवलीहुड मिशन, JKRLM के द्वारा किया गया है। 31 जनवरी से ये स्टार्ट है और 9 फरवरी तक ये चलेगा। ठीक है। सारस की अगर बात करें तो सारस का फुल फॉर्म है सेल ऑफ आर्टिकल्स ऑफ रूरल आर्टियंस सोसाइटी, ये इसका फुल फॉर्म है। सेल ऑफ आर्टिकल्स रूरल आर्टिसियन सोसाइटी, ग्रामीण शिल्पकारों के लिए एक महत्वपूर्ण विपणन मंच है ये, जहां पे वो अपने आर्ट को बेच सकते हैं। और ये मेला मुख्य रूप से ग्रामीण महिला स्वयं सहायता समूह जो SGH हैं उनके द्वारा इसको क्रियान्वित किया जाता है। केंद्र सरकार की दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, जिसको DAY NRLM के नाम से जाना जाता है, उसी के अनुरूप है। अब मेले में क्या केवल जम्मू कश्मीर? नहीं, देश के विभिन्न राज्यों के ग्रामीण शिल्प और संस्कृति के कलाकार यहाँ पे पहुंचे हैं और उसका संगम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अगला प्रश्न है, साबरमती में शुरू की गई भारत की पहली LNG डीजल दोहरी ईंधन वाली TMU ट्रेन में नए ईंधन विन्यास के तहत डीजल की खपत का कितना प्रतिशत LNG से प्रतिस्थापित किया गया है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। कितना प्रतिशत LNG से प्रतिस्थापित कर दिया गया है? तो ये 40% कर दिया गया है। 40% डीजल खपत को LNG से, लिक्विड नेचुरल गैस से प्रतिस्थापित कर दिया गया है। यानी कि दोहरी ईंधन प्रणाली का उपयोग इसमें किया जा रहा है। ड्यूअल फ्यूल इंजन का मतलब फ्यूल सिस्टम आप कहिए, फ्यूल सिस्टम का इसमें प्रयोग किया जा रहा है। तो 40% क्या हुआ? अब ये डीजल खपत नहीं होगा, ये LNG का खपत होगा। भारतीय रेलवे ने साबरमती में यह किया है 1400 HP की LNG डीजल दोहरी इंजन वाली डेमू ट्रेन का परिचालन शुरू किया है। अब ये डेमू ट्रेन जो है वो चलेगी तो डीजल 40% इसमें नहीं खर्च होगा, LNG खर्च होगी। और पारंपरिक डीजल की लगभग 40% खपत को जो LNG है, ये स्वच्छ ईंधन है, इसमें प्रतिस्थापित कर दिया गया है। कार्बन उत्सर्जन में कमी आ जाएगी। ठीक है। और इस तकनीक के परिचालन से 2000 किलोमीटर से अधिक का कठोर फील्ड परीक्षण अभी पूरा करके तब उससे गुजार के, जिससे कि ये तकनीक सफल हो जाए, ये किया गया है। LNG जो है ये नाइट्रोजन ऑक्साइड और अन्य प्रदूषकों के उत्सर्जन को डीजल की तुलना में काफी कम करता है। डीजल काफी प्रदूषक, अच्छी मात्रा में प्रदूषण फैलाने वाला होता है और ये कम करता है LNG। ठीक है। अगला प्रश्न है, 1 फरवरी 2026 को भारतीय तटरक्षक बल ने अपनी स्थापना की कौन सी वर्षगांठ मनाई है? तो ये 1 फरवरी को मनाया जाता है। 1 फरवरी को ये जो वर्षगांठ मनाई गई है, ये 49वीं वर्षगांठ की बात हो रही है। 2026 में ये भारतीय तटरक्षक बल ने 49वीं वर्षगांठ मनाई है। 1977 को, है ना, तो इसकी स्थापना हुई थी। और तटरक्षक अधिनियम 1978 जब पारित हुआ था तो उसको स्वतंत्र सशस्त्र बल के रूप में औपचारिक मान्यता मिली थी। ये रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है, समुद्री सुरक्षा का प्राथमिक उत्तरदायी निकाय है और इसका आधिकारिक आदर्श वाक्य है वयम रक्षाम, हम रक्षा करते हैं, है ना, वयम रक्षाम, हम रक्षा करते हैं। और विश्व का चौथा सबसे बड़ा तटरक्षक बल भारत का तटरक्षक बल बन चुका है, ध्यान रखिएगा। अगला जो सवाल है, असम यात्रा के दौरान केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने धेमाजी जिले में किस विशिष्ट समुदाय के युवा महोत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में पार्टिसिपेट किया है? तो ये जो समुदाय है वह है मिसिंग कम्युनिटी। मिसिंग का मतलब यहाँ पर खोना नहीं है ना, कि मिस हो गए हैं। इसका नाम है मिसिंग कम्युनिटी। असम और अरुणाचल प्रदेश, या वास्तव में इन्होंने असम में किया है, लेकिन ये अरुणाचल प्रदेश में भी ये स्वदेशी जनजाति है, पाई जाती है। और मिसिंग भाषा का ये प्रयोग करते हैं। वहाँ पर स्कूल भी है। मिसिंग समुदाय असम की दूसरी सबसे बड़ी स्वदेशी जनजाति है और ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे ये बसी है। और अमित शाह ने धेमाजी जिले में, ये धेमाजी जिले की बात है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ताकम मिसिंग पोरिन केबांग के 10वें युवा महोत्सव का अभी समापन समारोह था, उसमें पार्टिसिपेट किया है। सांस्कृतिक संरक्षण हुए 200 प्राथमिक विद्यालयों में मिसिंग भाषा को
शिक्षा के माध्यम के रूप में अपनाया गया है। ये असम सरकार के द्वारा अपनाया गया है। इस दौरे के दौरान जो हमारे गृह मंत्री हैं, उन्होंने डिब्रूगढ़ में 1715 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया है। अली ए लिगोंग, ये इनका एक पारंपरिक उत्सव होता है, उत्कृष्ट हथकरघा कला के लिए ये प्रसिद्ध है। उसका नाम है अली ए लिगोंग, अली ए लिगोंग, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अगला जो सवाल है, प्रकृति के प्रति उनके प्रेम के कारण 7वें सिख गुरु गुरु हर राय साहब जी के सम्मान में किस दिन को विश्व सिख पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 14 मार्च को। 14 मार्च को विश्व सिख पर्यावरण दिवस के तौर पर इसको मनाया जाता है। ये गुरु हर साहब जी सिखों के ये 7वें गुरु थे, 7वें गुरु थे, ये आपको ध्यान रखना है। और प्रकृति और जीव जंतुओं के संरक्षण पर अत्यधिक बल दिया था। तो 14 मार्च को विश्व सिख पर्यावरण दिवस ये मनाया जाता है। जड़ी बूटियों का गहन ज्ञान के लिए इनको जाना जाता है। बीमारियों के उपचार हेतु कीरतपुर साहिब में आयुर्वेदिक औषधालय भी इन्होंने गुरु हरराय साहब जी ने स्थापित किया था। और उन्होंने बीमार मुगल राजकुमार दारा सिकोह को दुर्लभ जड़ी बूटियों से मदद की थी, जिससे कि वो स्वस्थ हो जाए। और इनका जन्म 16 जनवरी 1630 को हुआ था और 17 वर्षों तक सिख धर्म का इन्होंने नेतृत्व किया था। तो ये चर्चा में आए। प्रकृति का पैगंबर इनको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रकृति का पैगंबर, ये ध्यान रखना है। प्रकृति का पैगंबर इनको कहा जाता है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने आनंद जिले में किस विशिष्ट गांव से मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना का शुभारंभ किया है? कौन सा गांव है जहां से इन्होंने शुरू किया है? तो ये गांव है भद्रन। इस गांव का नाम क्या है? भद्रन गांव से मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना का शुभारंभ किसने किया? गुजरात के जो मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल। यहां पर ध्यान रखना, पीएम ने नहीं किया है। गांवों को शहरों जैसी, है ना, प्रोवाइड अर्बन फैसिलिटीज इन रूरल एरिया, जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति कलाम साहब का एक सपना था, तो पूरा जैसी, तो गांवों को शहरों जैसी सुविधा प्रदान करने के लिए ये मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना का शुभारंभ किया गया है। पहले चरण में 114 गांवों का चयन किया गया है ना, और संबंधित तालुकाओं के मुख्यालय के रूप में ये कार्य करते हैं। ये गांव उनको चुना गया है। और भूमिगत गटर प्रणाली, सौर ऊर्जा से संचालित स्ट्रीट लाइट, डिजिटल ई ग्राम केंद्र, इन चीज़ों का विकास वहाँ पर किया जाएगा। और मुख्य लक्ष्य गांवों को शहरी स्तर की अत्याधुनिक सुविधाएं और बुनियादी ढांचा विकसित कराना है। और आनंद जिले के ऐतिहासिक भद्रन गांव, ये इसका नाम याद रखिएगा, यहीं से शुरुआत की गई है। यही प्रश्न ही था आपका। और 663 करोड़ रुपए के बजट से 2636 नई ग्राम पंचायत भवनों का निर्माण भी इसी में शामिल है। अब जब सारे विकास कार्य होंगे तो ये भी वहां पे निर्मित किया जाएगा। यूएई के केंद्रीय बैंक द्वारा अपने भुगतान टोकन सेवा विनियमन के तहत अनुमोदित पहले अमेरिकी डॉलर समर्थित स्टेबल कॉइन का नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया है यूएसडीयू। यूएसडीयू यूएई के केंद्रीय बैंक के द्वारा रखा गया है, ये ध्यान रखना। भुगतान टोकन सेवा विनियमन के तहत अनुमोदित ये अमेरिकी डॉलर समर्थित स्टेबल कॉइन है। अमेरिकी डॉलर समर्थित ये स्टेबल कॉइन है, तो ये जारी की गई है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, यूनिवर्सल डिजिटल, ये जो डीयू है यूएसडीयू, यूनिवर्सल डिजिटल के द्वारा इसको जारी किया गया है। यूनिवर्सल डिजिटल के द्वारा इसको जारी किया गया है। ठीक है, तो ये स्टेबल कॉइन है और सीधे तौर पर अमेरिकी डॉलर के मूल्य से ये जुड़ा हुआ है। यूनिवर्सल डिजिटल ये कंपनी है। ठीक है, इस श्रेणी में लाइसेंस प्राप्त करने वाली ये पहली विदेशी संस्था है। स्टेबल कॉइन ऐसी डिजिटल मुद्राएं होती हैं जिनका मूल्य अस्थिरता को कम करने के लिए किसी आरक्षित संपत्ति जैसे स्वर्ण या डॉलर से संबद्ध होता है। और इस मंजूरी के साथ यूएई वैश्विक स्तर पर विनियमित और सुरक्षित डिजिटल भुगतान प्रणाली का केंद्र बनने की ओर अब अग्रसर हो रहा है ना। और खाड़ी क्षेत्र में क्रिप्टो करेंसी के संस्थागत अपनाने और वित्तीय नवाचार को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा, एक महत्वपूर्ण कड़ी ये बनकर उभरा है। तो ये रहा आज का करंट अफेयर और हम लोग फिर मिलेंगे
और करंट अफेयर का जल्द ही आपको पूरा रिवीजन कराने वाला हूँ पूरे मंथ का। और ये सारी चीज़ें आप हमारे चैनल से जुड़कर इसका लाभ उठा सकते हैं। बाकी जो क्लासेज आ रही हैं लगातार क्वेश्चंस उसमें कोई भी परीक्षा हो रही है मिल रहे हैं, आप छोटे बड़े सारे वीडियो देखा करिए, आप लोग देख भी रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी करें और अपना प्यार ऐसे ही बनाए रहें। थैंक यू सो मच।